Students, my name is Faisal Ali and you are watching Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे मेडिकल फिजिक्स इमेजिंग का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज। तो हम चलते हैं फॉर्मली अपने लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. Radiological imaging is a very important part in the medical sector in order to diagnose the pathology of the patient, in order to make a conclusion about the disease. The physician requires radiological consideration और वो तमाम एग्ज़ाम्स रेडियोलॉजी में जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं in order to make a decision about the treatment of the patient, वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं, डिफरेंट मशीन्स पे बेस करते हैं, डिफरेंट स्कोप रखते हैं और उनका प्रॉपर एग्जीक्यूट करना इज़ एन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. Radiological imaging technologies enable healthcare providers to see inside the body and diagnose a wide range of medical conditions. From X-rays to MRI scans, these advanced techniques revolutionized modern medicine and patient care. बेसिकली जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल हैं, वो हमें अलाउ करती हैं कि हम पेशेंट की डिजीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा श्योर हो. अगर हम देखें एक्सरे से लेके दैन एक्सरे, दैन CT स्कैन, दैन MRI, दैन PET स्कैन, ये सारी मोडालिटीज़ हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पेशेंट की ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या पेशेंट की आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए. ओवरव्यू ऑफ इमेजिंग मोडालिटीज़. इमेजिंग मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट बेसिक इमेजिंग मोडालिटी है दैट इज़ एक्सरे इमेजिंग. एक्सरे इमेजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल करती हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन की ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन पास थ्रू द बॉडी, बट स्टिल बॉडी के अंदर जो डेंस स्ट्रक्चर्स हैं या डेंस ऑर्गन्स हैं या हाई डेंसिटी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सेस को ज़्यादा अटेनुएट करते हैं, जो लो डेंसिटी है वो कम अटेनुएट करते हैं और इस वजह से हमें एक इमेज पे कॉन्ट्रास्ट मिलता है जिसको रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी है या कोई पैथोलॉजी नहीं है. ठीक है. X-ray imaging uses ionizing radiation to create a detailed image of the body, internal structures such as bones and organs. तो जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इमेज हम बनाने के लिए हम एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं. एक्सरेज हमें प्लानर 2 डायमेंशनल इमेज देता है. अगर ऑर्गन अंडरनीथ लाई कर रहे हैं, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंडर आता है, तो हम उसको सिंपल एक्सरे इमेजिंग के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. उसके बाद हम मोस्ट बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो उसके बाद मोस्ट बेसिक आपके पास अल्ट्रासाउंड आ जाता है. अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहा जाता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं डायग्नोसिस के लिए और इसमें भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल नहीं होता. एम्प्लॉय हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट रियल टाइम डायनामिक इमेजेस. तो हम रियल टाइम डायनामिक मूविंग इमेजेस इसमें मालूम करते हैं. ऑफन यूज टू एवेलुएट फीटल डेवलपमेंट एंड इंटरनल ऑर्गन्स. और समटाइम्स हम ये भी पता करते हैं कि वॉल्यूम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, ब्लड फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और फीटल के बारे में या कोई बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं. उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो थर्ड मोडालिटी अगर हम डिस्कस करें दैट्स द CT स्कैन. इज अ वेरी पावरफुल टूल in the health sector. They combine multiple X-ray images to generate cross-sectional views. तो मल्टीपल आप एक्सरे इमेजेस लेते हैं. अगर हम बात करें कि एक्सरे मशीन और CT मशीन में क्या फ़र्क है, तो एज फार एज द एक्सरे प्रोडक्शन इज कंसर्न वो तो सेम है, लेकिन उससे आगे जो मैथमेटिक्स है या जो एक्विजिशन ऑफ द इमेज है उसका तरीका दोनों में बहुत फ़र्क है. आपके पास टोमोग्राफी होती है CT स्कैनिंग में, आपको स्लाइस बाय स्लाइस इमेज मिलता है. आपके पास सोर्स मूव करता है विद द डिटेक्टर इन अ सर्कुलर पाथ
इन अ कपल वे, और फिर आपको वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करता है। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको सीटी इमेजेस मिलते हैं। Combines the multiple X-ray images to generate a cross-section views regarding providing a more comprehensive look at the body. उसके बाद हम आ जाते हैं MRI पे। MRI utilizes a strong magnetic field. MRI strong magnetic field का इस्तेमाल करती है। फर्स्ट बॉडी मैग्नेटाइज होती है, देन उसमें बॉडी को आप स्पेसिफिक सैंपल पे एक्साइट करते हैं, और जब वो सैंपल डिके करता है और आपको सिग्नल मिलता है तो फिर आप उससे इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट्स ऑल्सो अ नॉन आयोनाइजिंग मोडालिटी, इसमें भी आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ आइडियल फॉर ब्रेन एंड मस्कुलोस्केलेटल इमेजिंग के लिए ये आइडियल है, या आप ये कह लें कि सॉफ्ट टिश्यू डिफ्रेंसिएशन के लिए भी एमआरआई बहुत हेल्पफुल या हैंडी रोल प्ले करती है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपने चारों सेगमेंट्स को, या चारों मोडालिटीज जो हमने डिस्कस की हैं अभी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज इमेजिंग, कि एक्सरेज किस तरह काम करती हैं। एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। याद रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, फ्रॉम वेरी लो एनर्जी रेडियो वेव्स टू वेरी हाई एनर्जी गैमा रेज, और उनमें से एक सेकेंड मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन जो है वो एक्सरेज होती हैं, जिन्हें आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट के साथ कोलाइड करवाने के बाद प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो हमें एक्सरे की फॉर्म में मिलती है। एक्सरेज कैन पेनिट्रेट द बॉडी एंड क्रिएट इमेजेस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती है, बॉडी में से गुजर जाती है। गुजर के मतलब अगर आप पेशेंट सैंडविच हो जाए रेडिएशन सोर्स और डिटेक्टर के बीच में, तो एक्सरेज बॉडी में से गुजर जाएगी, गुजरने के बाद डिटेक्टर पे पहुंचेगी और डिटेक्टर अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड करेगा। When X-rays passes through the body, they are absorbed at different rates depending on the density of the tissue. जैसे मैंने पहले बात की थी कि ह्यूमन बॉडी होमोजेनियस नहीं है, बेसिकली हेट्रोजीनियस है। वी हैव अ डिफरेंट डेंसिटीज, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी। उसकी वजह से एक्सरे कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, कहीं कम एब्जॉर्ब होती है, और जब उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होता है तो वो रिस्पॉन्स भी कहीं ज़्यादा सिग्नल डिलीवर करता है, कहीं कम सिग्नल डिलीवर करता है। एज अ रिजल्ट हमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट अपनी इमेज में मिलता है, और फिर वो हमें रिपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अलाउइंग फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ बोन्स, ऑर्गन एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और ये डिफरेंट डेंसिटी में डिफरेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। The use of X-rays is based on the principle that denser material like bone absorbs more radiation than less dense material. सेम बात, वही बात रिपीट हो रही है कि अगर आपके पास मटेरियल डेंसर है तो एक्सरे की एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और लेस डेंस है तो एक्सरे ज़्यादा एनर्जी के साथ क्रॉस कर जाएगी। लाइक सॉफ्ट टिश्यूज क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट इन द रिजल्टिंग इमेज। जिस तरह सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, अगर उन दो मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यूज अगर उनकी आपस में डेंसिटीज डिफरेंट है, वो आपस में फ़र्क रखते हैं, तो कोई सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कोई सॉफ्ट टिश्यू कम एब्जॉर्ब करेगा, और एज ए रिजल्ट आप इमेज पे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे सीटी स्कैन भी कहते हैं, या कैट स्कैन भी कैट स्कैनर भी कहा जाता है इसकी मशीन को। सीटी स्कैनर में अगर आप इस मशीन पे गौर करें तो मशीन में बेसिकली सीटी स्कैन में अगर आप इस मशीन पे गौर कर लें तो बेसिकली आपको नजर आएगा कि एक सर्कुलर बोर है। सीटी स्कैन पे अगर आप इस मशीन पे गौर करें तो ये सर्कुलर बोर है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सोर्स मौजूद है तो इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे डिटेक्टर्स का आर्क एक मौजूद होगा। कर्व्ड एक पोर्शन होता है जिसमें डिटेक्टर्स होते हैं, और दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। अगर सोर्स मूव करता है तो साथ ही वो आर्क भी मूव करता है, और ये जो टेबल है बेसिकली ये ट्रांसलेट करता है इनटू द काउच, क्योंकि मशीन तो अपनी जगह पे फिक्स रहती है। तो अगर आपने पूरी बॉडी का स्कैन लेना है या किसी बड़े रीजन का स्कैन लेना है, तो पेशेंट का जो काउच है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, कि जिस प्रोटोकॉल के तहत आप स्कैन कर रहे हैं, कि आया आप 1 mm का स्लाइस ले रहे हैं, 2 mm का, 3 mm का, 4 mm का, या 5 mm का, उसके हिसाब से सीटी स्कैन की पिच डिफाइन होती है, और वो फिर आपका जो काउच है वो इनसाइड काउच जो है वो इनसाइड बोर मूव करता है, और पेशेंट की पूरी इमेज ली जाती है।
CT scanning, also known as a computerized axial tomography भी कहा जाता है, is an advanced imaging technique that uses X-rays and computer processing to create detailed cross-sectional images of the bone. Basically ये transverse images लेते हैं कि अगर ये आपके पास पेन है मिसाल के तौर पे, तो इसके कट स्लाइसेस लेता है, जैसे एक ब्रेड के कट स्लाइसेस होते हैं बिल्कुल उस तरह लेता है। फिर आप जब उन सारे स्लाइसेस को सम करके या एक साथ देखते हैं तो आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी या स्ट्रक्चर नजर आता है। It uses a strong mathematical algorithm in order to produce images. There are multiple projections. X-ray की सोर्स एक ही जगह पे इमेज नहीं बनाती बल्कि डिफरेंट प्रोजेक्शंस लेती हैं और उसके बाद उस सारी प्रोजेक्शंस को आप इंटरपोलेट करते हैं। इंटरपोलेशन के बाद आप फाइनली मैथमेटिकल प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल इमेज पे पहुंचते हैं। जब हम एक्सरे डिस्कस करेंगे तो हम एक्सरे एक्विजिशन किस तरह होती है या सीटी स्कैन का इमेज किस तरह बनता है उसे हम डिटेल से कवर करेंगे। The scanner rotates around the patient, capturing the multiple X-ray images that are then combined to form a 3D representation of internal structures. CT scan provides a high resolution image that allow the clinicians to diagnose and monitor a wide range of medical conditions, from cancer and heart diseases to traumatic injuries. बेसिकली बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है सीटी की, जिसकी वजह से क्लिनिशियंस को डायग्नोज करने में आसानी होती है मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स में। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी आपके पास इंजरीज हो जाएं तो उस केस में। The technique is particularly useful for visualizing dense tissues like bone as well as detecting a small abnormality that may not be visible on the traditional X-rays. दोनों मशीन सिंपल एक्सरेज होते हैं, उसमें भी आप एक्सरेज ही इस्तेमाल करते हैं और सीटी स्कैन में भी आप एक्सरेज ही इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल फॉर्मेशन जो डिफरेंस है बेसिकली वो एक्विजिशन ऑफ द इमेज, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स और उनकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट आपको ये बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलती है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एक्सरे इमेजिंग एंड सीटी स्कैन इमेजिंग। और इसकी मदद से लाइक बोनी स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, आप या डेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको इजीली एवालुएट कर सकते हैं। वेयर अगर हमें सॉफ्ट टिश्यूज एनालाइज करने हो, डिफ्रेंशिएट करने हो, सिमिलर डेंसिटीज के सॉफ्ट टिश्यूज को एनालाइज करना हो तो फिर हम एमआरआई को प्रेफर करते हैं, बट इट डिपेंड्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Then we have ultrasound. There are multiple applications of ultrasound. Ultrasound हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। मैकेनिज्म इसका ये होता है कि आपके पास अगर आपने अल्ट्रासाउंड की प्रोब देखी होगी तो प्रोब में बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है। ट्रांसड्यूसर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। वो साउंड वेव्स जो है वो बॉडी में मूव करती हैं और जब बॉडी में मूव करती हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस पे या बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स पे वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो उसे हम इको कहते हैं। ये जो इको की रिकॉर्डिंग है बेसिकली दिस इज बेसिकली अ सिग्नल ऑफ एक्सरेज और इसी की मदद से आप एक ग्रे स्केल इमेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी होती है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग यूजेस अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू क्रिएट अ रियल टाइम, आपको रियल टाइम इमेज मिलता है ऑफ द बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स विदाउट यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इसमें कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती और आप एक हाई प्रोफाइल जो ये कह लें कि रियल टाइम इमेज इसमें परफॉर्म करते हैं। पेरेंटल मॉनिटरिंग, अगर मिसाल के तौर पे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो बेबी की हेल्थ के बारे में जानने के लिए भी आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन वी आर। कार्डियोवैस्कुलर एवैल्यूएशन, हमने अक्सर देखते हैं पेशेंट को कहते हैं कि आप इको करवा लें। इको करवाने के लिए जब वो पेशेंट किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो बेसिकली एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन ही होती है जिसकी मदद से वो कार्डियोग्राफी करता है या आप कह लें कि इको कार्डियोग्राफी परफॉर्म करता है। एब्डोमिनल इमेजिंग, अगर आप देखें कि एब्डोमिनल इमेजिंग जो है जिसमें नॉर्मली लिवर का स्टेटस है, स्टमक है,
बाउल्स हैं आपके पास, ब्लेडर हैं, ओवरीज हैं, इनको एवेलुएट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड प्रीडोमिनेटली इस्तेमाल होता है। अनलेस कि कोई मेजर डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए फिर हम किसी दूसरी मोडालिटी पे मूव करते हैं। मेडिकल मेडिकल फील्ड में नॉर्मली आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस एंड द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली होता है। ऐसा नहीं होता कि आप फ़ौरन ही हर किसी अपर मोडालिटी पे चले जाएं, इवन दो कि आपका प्रॉब्लम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे ही सॉल्व हो जाना था। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, अ वेरी in this field we uses the radiation or radioisotopes in order to image the patient. एक्सरेज में क्या होता है, थोड़ा सा आप रिवर्स बैकवर्ड जाते हैं। एक्सरेज में पेशेंट को आप सैंडविच करते हैं सोर्स ऑफ मशीन और डिटेक्टर के बीच में। पेशेंट खुद कोई सोर्स नहीं होता, सोर्स ऑफ मशीन मतलब एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, पेशेंट से गुजरती हैं, डिटेक्टर तक आती हैं, फिर एक इमेज फॉर्म होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन में ऐसे नहीं होता। न्यूक्लियर मेडिसिन में आप पेशेंट को रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट कर देते हैं। वो रेडियो आइसोटोप एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ का होता है और किसी ख़ास केमिकल ड्रग के साथ मिला के उसको पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है। फिर पेशेंट को कुछ वक्त दिया जाता है कि वो उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जब वो उसकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसमें से गैमा रेडिएशन इमिट आउट होती हैं, जो रेडियो आइसोटोप हमने पेशेंट को लगाया होता है। वो गैमा रेडिएशन जब बाहर आती हैं तो हम पेशेंट को एक सर्टेन मशीन के ऊपर लिटाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्कैनर्स आ जाते हैं स्पेसिफिक रीजन में, जिस रीजन में आपने स्कैनिंग करनी होती है, और इवेंचुअली आप सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टम फिर आपको या आपका जो वर्क स्टेशन है मशीन का वो आपको एक इमेज प्रोसेस करके देता है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फार्मास्यूटिकल्स और रेडियो, मतलब रेडियो आइसोटोप। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग रिलाइज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द radioactive substances called radiopharmaceutical which emit radiation that can be detected by specialized camera से आप उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है फंक्शनल इमेजिंग। These techniques provide insight into the physiological and metabolic processes within the body, allowing for the early detection and monitoring of the various diseases। तो बेसिकली फंक्शनल मतलब फंक्शनल इमेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं वर्सेटाइल एप्लीकेशंस। न्यूक्लियर मेडिसिन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में बहुत सारे स्कैन्स किए जाते हैं, फ्रॉम बोन स्कैन, थायराइड स्कैन, रेनल स्कैन और आरबीसी लैबड लिवर स्कैन। तो मल्टीपल स्कैन किए जाते हैं। रेनल स्कैन के भी मल्टीपल फॉर्म्स परफॉर्म किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप कार्डिक स्कैन, जिसे आप एमपीएस मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं या थैलियम टेस्ट भी कहते हैं, वो भी आप न्यूक्लियर मेडिसिन में ही परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में ही आप पेट स्कैन भी करते हैं। पेट स्कैन में आप डिफरेंट रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और वो टेक्निकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव भी है। तो वो भी न्यूक्लियर मेडिसिन में आप परफॉर्म करते हैं। इवन न्यूक्लियर फिजिशियन ही उसे रिपोर्ट करता है। उसमें जैसे गैमा कैमरास होते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो उसके दो स्पेसिफिक डिटेक्टर्स होंगे अलग अलग पोजीशन पे प्लेस्ड। लेकिन जो आपका पेट स्कैनर होता है, पेट स्कैनर के अंदर आपके पास रिंग डिटेक्टर होता है। ठीक है, उस डिटेक्टर ने कहीं मूव नहीं करना होता, रिंग डिटेक्टर होता है, सिर्फ कांच उसके अंदर ट्रांसलेट करता है। जब हम इंशाल्लाह पेट स्कैन पढ़ेंगे तो हमें इसको ज़रूर कवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रेडिएशन सेफ्टी एंड डोज कंसिडरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अल्ट्रासाउंड की बात करें, अगर आप एमआरआई की बात करें तो उसमें तो आयनाइजिंग रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप सीटी की बात करें, एक्सरेज की बात करें, मैमोग्राफी की बात करें और उसके अलावा जो डेंटल में एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं उनकी बात करें, पेट स्कैन की बात करें या न्यूक्लियर मेडिसिन के तमाम स्कैन्स की बात करें जिनमें रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर रेडिएशन सेफ्टी और डोज कंसिडरेशंस का ख्याल रखा जाता है। ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डोज लगा दें। ये ख़ास प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले और करने के बाद भी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट्स, कि रेडिएशन एक्सपोजर्स को विद इन लिमिट होना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, आपने रेडिएशन से पेशेंट को और वर्कर को कैसे सेव करना है।
डोज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मिनिमम रेडिएशन डोज पेशेंट को डिलीवर हो और मैक्सिमम आप इमेजिंग बेनिफिट उसमें से ले सकें। और रेडिएशन मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट्स करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं जो स्टैब्लिश करती हैं क्राइटेरियाज और एसओपीज डिस्का बनाती हैं, या आप कह लें कि वर्किंग प्लान्स बनाती हैं कि किस तरह एक रेडिएशन एनवायरनमेंट या रेडिएशन वर्किंग एरिया को मैनेज किया जाए। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेड लेड एप्रन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मास्क भी इस्तेमाल किए जाते हैं, या पीपीई जिन्हें हम कहते हैं उन्हें भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, नहीं अगर कोई स्प्लिज हो जाए तो उसके लिए। अगर आप रेडिएशन से बचना चाहते हैं देन यू हैव टू वेयर द लेड एप्रन। उसके बाद हम आते हैं डोज ऑप्टिमाइजेशन। Dose optimization imaging protocols are continuously refined to deliver the lowest radiation dose possible while maintaining the diagnostic quality. Techniques like automatic exposure control and iterative reconstruction help to optimize the radiation usage. There are multiple आजकल बहुत इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं, आप इमेज लेने के बाद भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से आप मिनिमल डोज के साथ रेडिएशन बेस्ड इमेजिंग कर सकते हैं और पेशेंट का रेडिएशन डोज कम से कम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेडिएशन मॉनिटरिंग। किस कोई भी रेडिएशन वर्किंग एरिया हो, चाहे वो एक्सरे मशीन्स हों, चाहे वो रेडियोथेरेपी मशीन्स हों, चाहे वो न्यूक्लियर मेडिसिन पेट स्कैन, वहाँ रेगुलरली डेली बेसिस पे सर्वे किया जाता है और ये देखा जाता है कि कोई आ, किसी जगह से कोई रेडिएशन तो नहीं अवेलेबल कहीं हो रही। मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को इंजेक्ट की गई, उसको वॉमिट आ जाए या वो कहीं पिट कर दे, तो इन सारी चीज़ों का को देखा जाता है और मैनेज किया जाता है और आप अपनी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको सेफ और साउंड बनाते हैं रेडिएशन वाइज। उसके बाद हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे और वो है फ्यूचर ट्रेंड्स इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग। कि फ्यूचर वाइज अगर हम आज से आगे देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। नंबर वन पे अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है इमेजिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाता है इमेज को एनहांस करने के लिए ताकि आप इमेज में बेहतर एनालिसिस कर सकें और डिसीजन कर सकें। उसके बाद मॉलिक्यूलर इमेजिंग, टारगेटेड प्रोब्स फॉर अर्ली डिजीज डिटेक्शन। तो molecular imaging भी किया is the second most important trend in the radiological imaging. Then we have third, personalized medicine, tailored treatment based on the individual imaging data. उसके बाद हम आते हैं कि as the radiological imaging continues to advance, emerging technologies like artificial intelligence, molecular imaging, and the personalized medicine to hold a great promise. AI-powered image analysis can improve the diagnostic accuracy, while molecular probes will enable the early detection, ultimately integrating radiological data with the genomics and other biomarkers will allow for a highly customized patient care. अब अगर हम इसमें देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस्तेमाल करते हैं कि आपकी इमेजेस के ऊपर जब आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं तो इमेजेस को बेहतर इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है और मॉलिक्यूलर इमेजिंग से आप अर्ली डिटेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और ये तमाम और बायोमार्कर्स और डिफरेंट जो टेस्ट पेशेंट्स के किए जाते हैं उन सब को इंटीग्रेट करने के बाद आप पेशेंट की डिज़ीज़ को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ आजकल इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और दिस इज़ फॉर टुडे। आपका कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, फिजिकली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वन थिंग मोर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बिलो एक क्विज लिंक होगा, उस क्विज लिंक पे जाएं और आज के टॉपिक से रिलेटेड तमाम मोडालिटी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्विज मौजूद होगा। उस क्विज को आप परफॉर्म करें और अपने अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।